Hi, hello, what's up guys? This is Smriti Mishra and you are watching me on Let's Learn Mathematics. So today we will cover the topic real functions and real valued functions. Real functions क्या होते हैं, real valued functions क्या होते हैं, ये हम करने वाले हैं. उनका डोमेन, रेंज एंड को डोमेन क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं. साथ ही साथ हम ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस पढ़ने वाले हैं. ये टॉपिक हम पहले इसलिए कवर करेंगे क्योंकि हमें इससे मदद मिलेगी डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करने में. एंड ये टॉपिक जैसे ही हम कवर करेंगे उसके बाद हम डोमेन एंड रेंज को फाइंड कैसे करते हैं ये चीज़ कवर करेंगे. सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज़ hit the like button and try to share this lecture so that the students who are searching for the topic that I'm going to tell you right now can get that easily. And also do comment me whatever the queries and doubts you have in mathematics, and also press the bell icon so that you get the notifications of my new videos as soon as possible. So let's not waste our time and get into the lecture. डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ फंक्शन. अब हम बात करेंगे डोमेन क्या होता है, रेंज एंड को डोमेन क्या होता है. ओके, सो उसी तरह से पहले हम एक मैपिंग डायग्राम बना लेते हैं. ये सेट बी हो गया, ये सेट ए है, ए बी सी डी 1 2 3 and 4. दिस इज एफ एंड 1 से 7 का, सी से 3 एंड डी से 4. ओके, सो ये हमारा मैपिंग डायग्राम बन गया. अब इसमें डोमेन क्या होगा. डोमेन इज़ अ वेरी सिंपल थिंग. डोमेन वही होता है, उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो आप इनपुट डालने वाले हो किसी भी फंक्शन के अंदर. ठीक है, बट ये चीज़ याद रखने वाली है कि डोमेन हर फंक्शन का एक जैसा नहीं होता. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप पत्थर काटने वाली मशीन में पत्थर डालोगे ना कि टमाटर डालोगे. ओके, एंड टमाटर की प्योरी बनाने वाली मशीन में टमाटर डालोगे ना कि पत्थर डालोगे. ओके, सो वैलिड आंसर्स मिले इसलिए इनपुट भी हर फंक्शन के एक लिमिटेड होते हैं कि नहीं इस फंक्शन में हमें ये डालना है, पुट कर सकते हैं ये, एंड इस दूसरे किसी फंक्शन में कुछ और पुट कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या है, अगर मैं फंक्शन बात करूँ कि मान लीजिए एक सेट ए है एक सेट बी है फॉर एग्जाम्पल. ठीक, यहाँ पे कोई फंक्शन बीच में वर्क कर रहा है. यहाँ पे ए बी सी डी ये एलिमेंट्स हैं ए के, तो जितने भी जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं वो इनपुट हो जाते हैं किसके, इस फंक्शन के. जो भी फंक्शन, मान लीजिए आप एफ एक्स में लिखूँ, एफ एक्स ये जो फंक्शन है इसका इनपुट हो जाते हैं. मतलब एक्स की प्लेस पे आप ए बी सी डी ये सब कुछ पुट कर सकते हैं. यहाँ पे से कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, सब पुट कर सकते हैं. बट अब इन्हें पुट करने के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट वो किस में होगा, किसके अंदर लाई करेगा वो आउटपुट, वो आउटपुट लाई करेगा सेट बी के अंदर. ठीक है, एंड यही जो आउटपुट हमें मिले हैं यानी कि 1 2 3 एंड 4, ये जो आउटपुट हमें मिला है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेंज. दिस विल बी योर रेंज. ठीक, इस केस में ये 1 2 3 4 आउटपुट मिला है. सो इनपुट विल बी जो भी आप अंदर डाल सकते हो, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स होंगे, बट सेट बी के सारे एलिमेंट्स नेसेसरी नहीं है कि वो रेंज में आएंगे. ओके, ऐसा भी कर सकती हूँ मैं. यहाँ पे मान लीजिए 4 की जगह मैंने यहाँ पे 5 भी लिखा होता, 6 भी लिखा होता. ठीक है, तब भी ये फंक्शन होता, 5 और 6 छूट जाते. ठीक है, देन 2 आपकी रेंज जो है 1 2 3 4 ही रहेगी, वो 5 6 नहीं हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे ये मतलब हम सीख रहे हैं कि जो इनपुट डालने पर हमें जो भी आउटपुट्स मिलते हैं वो सारे आउटपुट्स का एक सेट होता है रेंज. ओके, नाउ डोमेन एंड रेंज आई थिंक इज क्लियर. को डोमेन की बात करें तो को डोमेन ये जो सेट होता है ना बी, यही होता है आपका को डोमेन. ठीक है, को डोमेन ऐसा सेट है जिसके अंदर आपके आउटपुट की सारी वैल्यूज़ लाई करती हैं, उसी के अंदर एम्बेडेड होती हैं. ओके, सो आपका को डोमेन क्या होगा, को डोमेन विल बी आपका 1 2 3 4 5 6. ओके, को डोमेन आपका ये होगा.
एंड रेंज ये होगा। सो कोडोमेन आपका सेट बी होता है, वो सेट जिसके अंदर आपकी आउटपुट की सारी वैल्यूज़ लाई करेंगी। नॉट नेसेसरी कि रेंज शुड इक्वल हो हमेशा, लेकिन इक्वल हो सकता है कभी कभी। कैसे केस में इक्वल हो सकता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बी में 4 ही एलिमेंट्स होते हैं, ठीक, तो वो रेंज भी वही हो जाता है, इन कोडोमेन भी वही हो जाता। बट अभी जो कि मैंने एलिमेंट्स इसमें बढ़ा दिए हैं, मैंने दूसरा सेट ले लिया है, ठीक है, दूसरा सेट ले लिया तो यहाँ पे 1 से 4 तक है एंड 5 एंड 6 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 आपके कोडोमेन के एलिमेंट्स हो गए एंड 1 2 3 4 आपका रेंज बन गया, ठीक है। तो रेंज एंड कोडोमेन इक्वल भी हो सकते हैं बट नॉट ऑलवेज, ओके। सभी केसेस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो। एंड डोमेन क्या है, डोमेन इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स जो भी आप इनपुट पुट करते हो किसी फंक्शन के अंदर, ओके। सो इससे रिलेटेड स्लाइड आपके जस्ट सामने आने वाली है विद इन सेकेंड्स, उसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम मूव ऑन करते हैं फर्दर टॉपिक पे। Now we are having another topic and that is real functions and real valued functions. रियल फंक्शंस क्या होते हैं एंड रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं। सबको लग रहा होगा अरे इसमें क्या डिफरेंस है, रियल फंक्शंस रियल वैल्यूड, ये तो सब एक ही जैसा लग रहा है ना। एक ही जैसा है, सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस इसमें, वो जानना ज़रूरी है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे क्या होगा, रियल फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका डोमेन मतलब सेट ए जो होता है एंड कोडोमेन जो होता है, बोथ आर सबसेट्स ऑफ व्हाट, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, ओके। रियल से नाम ही से मैं इसीलिए एक्सपेक्ट कर रही थी, किससे होना चाहिए, रियल नंबर्स के सबसेट होने चाहिए, ओके। सो यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करूँ एक फंक्शन को फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, अगर ये फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, then if A is a subset of real numbers, ठीक है, that is R. A and B both लिख लीजिए आप, मैं अलग से क्या लिखवाऊंगी अब, A and B are subsets of real numbers, that is R, then F is a real function, ओके। ये डेफिनेशन है कि फंक्शन अगर डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, देन अगर आपका सेट ए एंड सेट बी both are the subsets of real numbers, that is R से डिनोट करते हैं real numbers को, then F is called real function. real function F को कहा जाएगा, real function it will be called as real function and एक और चीज़ यहाँ इंक्लूड होने वाली है, real valued functions. रियल वैल्यूड फंक्शंस, ओके। सो यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन भी मैंने लिखा है, तो आप बोलोगे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमें तब पता चलेगा जब हम रियल वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसकी डेफिनेशन क्या है, मान लीजिए f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। देन इफ b इज द सबसेट of R means real numbers वही, then F is called real valued function. अब आप लोग यही सोच रहे हैं इसमें डिफरेंस क्या है मैम, इसमें डिफरेंस हमें कहाँ से पता चलेगा, तो आप ये देखिए कि रियल वैल्यूड फंक्शन की जो डेफिनेशन है, जो कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि B शुड बी अ सबसेट ऑफ R, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है इस डेफिनेशन में भी, क्योंकि इस डेफिनेशन में दोनों के दोनों हैं, ठीक। बट इसमें हमें ये तो नहीं कहा गया है कि A के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, बस इतना कहा गया है कि B सबसेट होना चाहिए किसका, रियल नंबर्स का। तो वो कंडीशंस तो ऊपर वाले डेफिनेशन में भी सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए ये जो कंडीशन है जिसमें दोनों के दोनों सेट्स
A and B both will be the subsets of real numbers, इसमें क्या होगा कि फंक्शन रियल फंक्शन भी होगा एंड रियल वैल्यूड भी होगा, बट रियल वैल्यूड की जो कंडीशन होती है वो रियल फंक्शन की कंडीशन नहीं फुलफिल कर पाती है। मतलब कि यहाँ पे ए के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, यहाँ पे सिर्फ बी के बारे में कहा गया है। ये नहीं बोला गया कि ए शुड बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम रियल नंबर्स को रियल फंक्शन नहीं बोल सकते इस कंडीशन में, सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस, ऑपरेशंस क्या होते हैं ये आपको पता है, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, यही होते हैं सारे ऑपरेशंस, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक, ये सारे होते हैं ऑपरेशंस, इन्हें हम ऑपरेशंस कहते हैं। तो हमें यहाँ पे करना है इन ऑपरेशंस को किस में अप्लाई करना है, फंक्शंस में अप्लाई करना है। मतलब कोई दो फंक्शंस होंगे तो उन्हें हम ऐड करेंगे, तो देखेंगे क्या चीज़, क्या फ़र्क आ रहा है उनके डोमेन में, उनके रेंज में, है ना। इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ने वाले ऑपरेशन दैट इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन दोनों में खास डिफरेंस नहीं होता, इसलिए इन दोनों को हम साथ पढ़ेंगे। ओके, सो अगर मान लीजिए एक फंक्शन आपने ले लिया f, जिसका डोमेन d1 है एंड d1 से लेके r तक वो डिफाइंड है, ठीक है। r मतलब रियल वैल्यूज़, एंड g एक और फंक्शन है जो कि डिफाइंड है d2 से लेके r तक। अब ये टू रियल फंक्शंस हैं, हमें ये टू रियल फंक्शंस मिले हैं। ओके, सो रियल फंक्शंस क्या होते हैं हम पढ़ ही चुके हैं। तो ये रियल फंक्शंस जो हैं, जब हम इन्हें अब ऐड करेंगे इन दोनों को, यानी कि f को एंड g को, देन देयर सम लिखा हुआ है बट हम डिफरेंस भी लिख सकते हैं, सम और डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस यानी उनका सब्ट्रैक्शन, तो उनका सम या फिर उनका डिफरेंस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम d1 इंटरसेक्शन d2 टू r। मतलब कि अगर आपका कोई एक फंक्शन है f एंड उसका डोमेन, ठीक है, डोमेन उसका है d1 एंड g एक कोई फंक्शन है उसका डोमेन है d2, देन अगर आप इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर दो, देन यू विल गेट द डोमेन जो आपने ऐड किया है वो भी तो एक फंक्शन होगा। मतलब कि आपका f प्लस जी या फिर f माइनस जी, दिस इज़ ऑल्सो अ फंक्शन। अब ये जो नया फंक्शन मिलके तैयार हुआ ऐड करने के बाद, इसका डोमेन बनेगा d1 इंटरसेक्शन d2 एंड टू r तक। अब देखो ये चीज़ तो आपने जान ली, तो इसमें क्या समझ में आया, इसमें आया कि डोमेन निकालने का तरीका। मान लीजिए आपको कोई फंक्शन पता हो, है ना, दो फंक्शंस कोई ऐसे हो जो पता हो, जिनका डोमेन दोनों का हमें पता है ऑलरेडी पहले से। अगर उन दोनों को ऐड कर दिया जाए एंड किसी ने आपसे पूछ दिया अब ये ऐड करके जो फंक्शन बना है इसका डोमेन बताइए, तो आप इजीली बता पाओगे ना कि d1 इंटरसेक्शन d2। सो ये जो ऑपरेशंस होते हैं फंक्शंस पे, इनसे जो हमें रिजल्ट मिलते हैं, इनसे हमें हेल्प मिलती है डोमेन फाइंड आउट करने में। ओके, सो आपका जो f प्लस जी या फिर f माइनस जी बनेगा नया फंक्शन, उसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो fx प्लस माइनस gx, ठीक है। ये जो x है ना, ये डोमेन की जितनी जो डोमेन के सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो x की जगह रखे जा सकते हैं, ये चीज़ है। x आपका एक जनरल वैल्यू है जिसमें आप डोमेन की सारी वैल्यूज़ रखोगे। ओके, अब आपने इसे ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, ये चीज़ आपको निकल के आया नया फंक्शन। अब देखो फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ d1 इंटरसेक्शन d2, मतलब कि यहाँ पे जो x है, इन दोनों में जो x यूज़ हुआ है वो किसका एलिमेंट होगा, वो d1 इंटरसेक्शन d2 जो एक आपका सेट बनेगा उसका ये एलिमेंट होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे दो फंक्शंस को, उसी तरह से जैसे ऐड किया है वैसे मल्टीप्लिकेशन का भी है। एक कोई फंक्शन है f d1 से लेकर r तक एंड g है एक फंक्शन d2 से लेकर r तक, एंड ये भी दो रियल फंक्शंस हैं आपके। देन देयर प्रोडक्ट, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो f g लिख सकते हो, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक फंक्शन ही होगा। इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन एंड इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन फ्रॉम व्हाट, अब वो जो नया फंक्शन तैयार हुआ उसका डोमेन d1 इंटरसेक्शन d2 होगा, एंड आगे कहाँ से कहाँ तक वो डिफाइंड हो जाएगा, d1 इंटरसेक्शन d2 से लेके r तक।
ओके। सो इसमें प्रोडक्ट में भी जो डोमेन आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो फंक्शन आपको मिला उसका भी जो डोमेन आएगा वो भी D1 इंटरसेक्शन D2 होगा। यानी कि एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में एंड मल्टीप्लिकेशन में किसी भी दो फंक्शंस के, ठीक है, आपको उसका जो डोमेन होगा वो दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन ही मिलने वाला है। अब देखो इसे भी देख लो, FG को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, fx डॉट gx डॉट, यहाँ पे ये है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ठीक है। एंड x यहाँ पे क्यों है, x की वो सारी वैल्यूज़ जो इनमें रखी जा सकती हैं वो x की वैल्यू कहाँ से आएंगी, वो होंगी D1 इंटरसेक्शन D2 का पार्ट। ओके, सो आई थिंक सबको समझ में आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखेंगे क्या होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अनदर ऑपरेशन, ये है क्वोशंट का, यानी कि डिवीजन आप भी इसे कह सकते हैं, इसे डिवीजन भी कह सकते हैं। डिवीजन, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड करने का। तो हम इसमें भी कंसिडर करते हैं दो रियल फंक्शंस, एक है f विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम D1 से लेके R तक एंड g इज़ डिफाइंड फ्रॉम D2 से लेके R तक। अब दीज आर हैं टू रियल फंक्शंस, ये दोनों क्या हैं, रियल फंक्शंस हैं। देन अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको f अपॉन g यानी कि दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करने की बात है ना, डिवीजन निकालना है दोनों का, ठीक, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन, ठीक है। अब ये जो होगा f अपॉन g, ये भी एक फंक्शन होगा, इट विल बी अ फंक्शन, ठीक है। एंड ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो देखो D1 इंटरसेक्शन D2 तो रहेगा ही जैसे कि अभी तक था, एडिशन में भी वही था, सब्ट्रैक्शन में भी वही था, मल्टीप्लिकेशन में भी वही था। बट आपको रियल फंक्शंस के बारे में क्या बात बताई गई थी, आपको ऐसी वैल्यूज़ रखनी है जो आपको एक कुछ एक्चुअल आंसर दे सके। ये नहीं कि आपको इन्फिनिटी मिल रहा है, आपको अनडिफाइंड आंसर मिल रहा है, ठीक, आप जिस आंसर का कोई मतलब हो, ठीक, ये चीज़ रियल लाइफ में एग्जिस्ट, रियल फंक्शंस हैं तो रियल वैल्यूज़ ऐसी हमें रखनी पड़ेंगी। तो इसमें देखो आपका फंक्शन के लिए सूटेबल वैल्यूज़ भी आपको ये ध्यान में रखना है कि सूटेबल वैल्यूज़ आपको उसमें फिट करनी है। तो D1 इंटरसेक्शन D2 तो हमने ले लिया, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम gx जो हमारा है, नीचे जो है, नीचे तो g है ना, यानी डिनोमिनेटर में g है, तो वो जो gx है डिनोमिनेटर में वो किसी x की वैल्यू पर 0 हो रहा है क्या, तो जिस x की वैल्यू पर हमारा gx 0 हो रहा है हम वो x की वैल्यू अपने डोमेन में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज अगर gx आपका 0 हो गया, वो x की वैल्यू आपने रखी एंड वो x की वैल्यू रखने की वजह से आपका gx 0 हो गया, gx 0 हुआ तो पूरा फंक्शन आपका फिर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी कन्वर्ट 1/0 या समथिंग अपॉन 0, फिर वो चीज़ अच्छी वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, है ना। सो इसीलिए हम 0 को हटा देते हैं। ओके, तो ऐसी वैल्यूज़ x की जिनकी वजह से gx 0 आए वो वैल्यूज़ हमें नहीं लेनी है। यही इसीलिए लिखा गया है यहाँ पे कि D1 इंटरसेक्शन D2 तो होगा ही, बट इनमें से ये जो पूरा सेट है हमारा D1 इंटरसेक्शन D2, इसमें से x की वो वैल्यूज़ माइनस कर दी जाए जिस पर gx 0 आ रहा है, ठीक है, वो माइनस कर दो, बाकी जो बचती हैं वो डोमेन बन जाएंगी किसका, f अपॉन g का। एंड दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड फ्रॉम D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस x सच दैट gx इक्वल्स टू 0 to r, यहाँ तक वो डिफाइन हो जाएंगी। नाउ अब देखो इसे हम कैसे बताते कैसे हैं, ये जो फंक्शन हमारा नया मिलके बना है, f और g से मिलके बना है f अपॉन g, तो उसे इस तरह से लिखा जाता है, f अपॉन g लिख सकते हो या f बाई g ऑफ x लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ठीक है। तो इसी gx की बात करी जा रही थी अभी कि ये gx 0 नहीं होना चाहिए। एंड 0 ये कैसे होगा, जब x कुछ डालोगे तभी तो 0 होगा, तो वो x की वैल्यूज़, सब कुछ डोमेन पे ही डिपेंड है, ओके, तो वो x की वैल्यूज़ हमें नहीं डालनी है जिस पर gx 0 हो रहा है, बाकी सारी आप डाल लो, बाकी सेम चीज़ है जैसे एडिशन में था, सब्ट्रैक्शन में था, मल्टीप्लिकेशन में था अभी तक, ओके। एंड यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ, मतलब x किसका एलिमेंट होना चाहिए, D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस x की वो वैल्यूज़ जिस पे gx इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ऑलराइट, आई थिंक समझ में आ गया है। अब देखो
अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फंक्शन बाय अ स्केलर देखते हैं। एक कोई फंक्शन है, उससे हमने किसी एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिया। स्केलर मतलब किसी रियल नंबर को, ओके, किसी रियल नंबर को हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, अगर ये f कोई रियल फंक्शन है विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम d से लेके r तक एंड अल्फ़ा इज़ अ स्केलर, दैट मीन्स कोई रियल नंबर है, देन अल्फ़ा f एक फंक्शन हो जाएगा, बन जाएगा, एंड दिस विल बी अ फंक्शन फ्रॉम d से लेके r तक। मतलब कि स्केलर को मल्टीप्लाई करने पर डोमेन में कोई चेंज नहीं आएगा, डोमेन जो है कि d ही रहेगा, एंड फंक्शन आपका जो नया बनेगा दैट विल बी डिफाइंड फ्रॉम d से लेके r तक। जैसे पहला वाला था वैसे मल्टीप्लाई करने के बाद वाला फंक्शन भी वहाँ से वहाँ तक ही डिफाइंड रहेगा। अब इसे लिखते कैसे, एंड इज़ डिफाइंड एज, मतलब आप कैसे दिखाओगे, इसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे। देखो, अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो एंड अल्फ़ा एफ एक्स भी लिख सकते हो, ओके। एंड यहाँ पे है फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ डी। अब ये जो नया फंक्शन बना है इसमें एक्स क्या है, एक्स है एलिमेंट किसका, डी का, यानी कि नए फंक्शन का डोमेन भी डी ही है। ऑलराइट, अब देखो नेक्स्ट चीज़, रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन। ये एकदम आप इसको टैली कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो इसको कोशेंट वाले फंक्शन से। कोशेंट वाला जो आपका था ऑपरेशन, उससे आप इसे क्लियरली टैली कर सकते हो। अब देखो रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी फंक्शन को डिनोमिनेटर में पहुंचा देना, न्यूमरेटर में है वो, ठीक, ये चीज़ करने का मतलब है। तो अब f मानो एक रियल फंक्शन विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम d से लेके r तक, देन 1/f इज़ अ फंक्शन। अब इसका रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होगा, f का 1/f ही होगा। तो ये जो नया फंक्शन बना इट विल बी अ फंक्शन फ्रॉम d माइनस। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने किया था d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस, तो वैसे ही यहाँ पे भी हमें डिनोमिनेटर में फंक्शन मिल रहा है, तो ध्यान देना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर ज़ीरो ना होने पाए। तो ऐसी वैल्यूज़ जिस पे डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है उन वैल्यूज़ ऑफ x को हम माइनस कर देंगे, मतलब कि d माइनस दोज वैल्यूज़ ऑफ x जिस पर f(x) इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है। एंड ये चीज़ डोमेन डिफाइन हो गया, फिर ये फंक्शन यहाँ से लेके जो भी डोमेन हमने डिफाइन किया वहाँ से लेके r तक बनेगा नया फंक्शन। एंड ये फंक्शन को हम किस तरह दिखा सकते हैं, 1/f ऑफ x लिख सकते हो या फिर 1/fx लिख सकते हो। दिस इज रिटन के फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ d माइनस x की वो वैल्यूज़ जिन पे fx आपका ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल कोशेंट वाले ऑपरेशन की तरह ही इसे लो। ऐसी जब भी डिनोमिनेटर है आए आपको कहीं भी मिले, ये कॉमन एकदम सेंस की बात है कि जब भी डिनोमिनेटर आपको मिले तो आपको उस पर जो x की वैल्यूज़ पढ़ रही हैं उनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जिस पे वो ज़ीरो हो वो x की वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में ये चीज़ें हो रही थी, ठीक है। और बाकी मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फंक्शन बाय स्केलर में, या फिर मल्टीप्लिकेशन में जो हमने अभी पढ़ा, एंड एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, किसी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। d1 इंटरसेक्शन d2 ही आपको डोमेन मिलेगा जब भी आप किसी दो फंक्शन, किसी तीन फंक्शन को आपस में ऐड करोगे, ओके। सो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। सो नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक यू नो दैट व्हाट आर डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, है ना। बट अब देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फंक्शन एक टॉपिक मैंने इसलिए लिया कि हम फंक्शन को कैसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं ये हमें देखना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको उसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं तो उसे समझने में आपको दिक्कत ना हो, ओके। सो यहाँ पे हमने लिया है लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, a इज इक्वल टू 1, 1, 2, 3 इसके एलिमेंट्स हैं, एंड b इज़ अ सेट ऑफ r, दैट मीन्स रियल नंबर्स। देन f is a function from a to b can be described as, एक फंक्शन है a से लेके b तक, b उसका कोडोमेन है, a उसका डोमेन है, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे इसे आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि x के प्लेस पे जैसे आप लिखते हो ना ऐसे f(x) इक्वल्स टू y, है ना, ये चीज़ लिखते हो। सो जो y होगा वो आंसर आएगा, x इसके अंदर डालोगे, ओके। तो ये चीज़ आप रिप्रेजेंट कर दोगे, -1 इसके अंदर डालोगे समथिंग आया, ठीक, 1 इसके अंदर डालोगे कुछ आया, 2 इसके अंदर डालोगे कुछ आया, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता है कि कौन सी मशीन यहाँ पे काम कर रही है, ओके। ये चीज़ बस 2 डाला, ये डाला, 3 डाला, ये आया, ओके। इसी तरह से ये चलेगा क्योंकि ये फाइनाइट है,
बस यहाँ पे मेरा बताने का ये मतलब है कि यहाँ पे ये फाइनाइट है एक सेट, ठीक है। ये नहीं है कि ये रियल नंबर्स का सेट है। अगर रियल नंबर्स का होता तो आप एक एक रियल नंबर को इसके अंदर fx के अंदर x की प्लेस पे रख के क्या y की वैल्यू निकाल के दिखा पाते। पूरी की पूरी आपकी कॉपी जो आती है इतनी मोटी वो भी भर जाती, वो भी मतलब न जाने कितनी कॉपीज़ भर जाती हैं, आप दिखा ही नहीं पाते वो चीज़, है ना। ये मतलब है। तो वो चीज़ हमने इग्नोर करी कि नहीं, फिर हम पॉइंट वाइज वैसे कैसे दिखा पाएंगे। अगर आपका कुछ डेफिनेट एक सेट है जिसमें कुछ लिमिट जो है कि आपके एलिमेंट्स कुछ लिमिटेड होंगे बस, है ना, फाइनाइट होंगे। तो फाइनाइट होंगे अगर, तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मशीन कौन सी काम कर रही है उसकी बात हम बाद में करेंगे। बट अगर इनको नंबर्स को रख कर, बट अगर ऐसा हो जाए कि आपका सेट ए ही इनफाइनाइट हो जाए, मान लो आपका सेट ए हो जाए रियल नंबर्स का सेट, तो आप क्या करोगे, हर एक रियल नंबर को यहाँ पे रख नहीं सकते ना, तो ऐसे रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते। उस केस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब देखो, इफ़ ए इज़ इनफाइनाइट देन एफ कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग द इमेजेस एट पॉइंट्स इन द डोमेन। ठीक है, आप इमेजेस को ऐसे नहीं निकाल सकते कि हर डोमेन के पॉइंट को रखते हैं आप x की जगह पे एंड इमेजेस आप निकालते जाएं। ठीक, निकाल तो लोगे, शुरू कर लोगे, बट एंड नहीं हो पाएगा उसका। ओके, सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ इन सच केसेस फंक्शन आर डिस्क्राइब्ड बाय अ फॉर्मूला। आपका एक फॉर्मूला रहता है, वो तो मैंने आपको बताया, फॉर्मूला इसमें भी है। ठीक, ये तो मैंने फॉर एग्जाम्पल ले लिया। ठीक, बट फॉर्मूला जो है आपका हर केस में रहेगा। बट इस तरह से लिस्टिंग करके कि -1 x के अंदर रखा तो ये आया, ये आया, ये आया, इस तरह लिस्ट करके आप नहीं बना सकते, है ना। जब आपका a इनफाइनाइट हो जाएगा तब कैसे करोगे, तब बताऊंगी मैं कैसे करोगे। देखो, एट पॉइंट्स इन द डोमेन नहीं कर सकते। इन सच केसेस फंक्शंस आर डिस्क्राइब्ड बाय अ फॉर्मूला। फॉर्मूला तो हर में होता है, हर फंक्शन में। फॉर एग्जाम्पल f इज़ फ्रॉम z टू z, इंटीजर से इंटीजर है, गिवन बाय fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला ही बस रहता है, आप वो बता देते हो। इसमें भी ज़रूर एक फॉर्मूला लग रहा होगा, बट इसे हम इस तरह से भी लिस्ट करके हर एक नंबर को एंड आउटपुट निकाल के दिखा सकते हैं। बट इसमें क्या करेंगे, एक जनरल फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट पुट एवरी वैल्यू ऑफ x हेयर। ठीक है, जो भी डोमेन में वैल्यूज़ हैं सारी, वो सारी वैल्यूज़ हम रख नहीं सकते कि एक एक वैल्यू रखते जाओ, आंसर निकालते जाओ एंड इस तरह से लिखते जाओ, ये नहीं कर सकते, है ना। तो जिसमें आपका a जो है इनफाइनाइट होगा, मतलब डोमेन आपका इनफाइनाइट होगा, उसमें हम नहीं कर सकते। इनफाइनाइट हो या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो, ठीक है, जिसे लिखा ना जा सके, ये चीज़ है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, और f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम r टू r गिवन बाई fx इक्वल्स टू e टू द पावर x। ठीक है, अब ये भी एक फंक्शन है तो इसे भी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, ये भी एक फंक्शन है, दिस इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r एंड fx इक्वल्स टू e टू द पावर x। अब डोमेन इसका डिफाइन कर दीजिए एंड फंक्शन की जो आपका फॉर्मूला है वो आप लिख दीजिए। आपको इस तरह से एक एक नंबर लिखकर उसे डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो उस केस में इस तरह से करते हैं। अब देखो, यहाँ पे दिया है a is equal to -2, -1, 0, 1, 2 and b is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो, आपने डोमेन को डोमेन पढ़ लिया है, तो उसे ही थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल एक ले लिया है एंड साथ ही साथ ये चीज़ें भी बता दी हैं। तो b तो आपको पता है कि कोडोमेन होगा, कोडोमेन होता है, एंड a आपको पता है कि आपका डोमेन होगा, राइट, ये आपका डोमेन हो जाएगा। एंड जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देखो मैंने बोला ना, जिसमें डेफिनेट होते हैं, जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए फॉर्मूला नहीं होता है, बट उसके लिए ये भी ऑप्शन है कि आप हर एक एलिमेंट को -2 को रख सकते हो x की जगह पे एंड y की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। ये चीज़ आप कर सकते हो, बट इनफाइनाइट वाले केस में आप नहीं कर सकते, मतलब कि इस तरह से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ये मेरा कहने का मतलब था। ओके, आगे बात समझ में। अब देखो, इसमें देखते हैं क्या करना है। अब इसमें हर एक एलिमेंट को रख के देखो एंड बताओ कि ये फंक्शन है कि नहीं। इसमें भी आपको चीज़ें निकल के आएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बताने हैं वो बताऊंगी मैं। तो एक बार चेक कर लो ये फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि डोमेन रेंज फंक्शन है कि नहीं ये भी कर लेंगे, एंड फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है ना, ये एक बार निकाल लो। सो
अब देखो ये फॉर्मूला तो हमें मिल गया, अब x की जगह पे हमें -2 पुट करना है। ओके, सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x की जगह पे -2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, f -2 विल बी इक्वल टू व्हाट, -2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, है ना, ये चीज़ हो गई। अब -1 पुट करें, -1 इसकी जगह पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो अब क्या पुट करना है, 0 पुट करते हैं, 0 पुट किया तो 0 आई वैल्यू। ऐसे ही आपने 1 पुट किया तो 1 आएगी वैल्यू, 2 पुट किया तो 4 आ जाएगी वैल्यू, है ना, ये चीज़ आपकी आ जाएगी। अब देखो कोडोमेन है ये तो याद ही रहेगा, ठीक है, तो इसे इरेज कर दे रही हूँ। अब देखो ये चीज़ आपको पता चल गई, रेंज भी आपका आ गया एंड डोमेन भी आपने सारे रख के देख लिए। तो डोमेन इसका तो ये है, ये तो फिक्स है, ठीक है, इसके हर एलिमेंट की इमेज बन रही है कि नहीं, इसमें आ रही है कि नहीं। तो देखो 4 है, 1 है, 0 है, 1 है, 4 है, 4 1 0 1 4, ओके, इसमें तो सब है। अब देखो -2 की बन रही है एक इमेज, ऐसा तो नहीं है किसी एक एलिमेंट की 2 इमेजेस बन रही हूँ, ऐसा तो नहीं है। देखो -2 की भी एक ही इमेज बन रही है, -1 की भी एक ही कोई इमेज बन रही है और कोई -1 है नहीं, 0 की भी वही एक ही इमेज बन रही है, 1 की भी 1 बन रही है, 2 की भी 2 की 4 बन रही है। ओके, सो इस तरह से मतलब सारे एलिमेंट्स जो हैं कि इन्वॉल्व हैं, है ना। एंड साथ ही साथ एक और चीज़ है, वो क्या है, सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होना तो ज़रूरी है बट एक किसी एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हैं इसमें। ओके, सो रेंज आपकी इसमें क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेंज में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, रेंज विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 4, है ना, 0 1 4 आ जाएगा। अब देखो रेंज निकल गया, डोमेन निकल गया, कोडोमेन बी था, ये आपको पता ही है। आपको इमेज एंड प्री इमेज पता है, आई थिंक पता ही होगा, बट ये थोड़े से न्यू टर्म्स हैं तो मैं बता दे रही हूँ। अगर आपसे पूछे कि -2 की इमेज क्या है, ठीक है, बी में -2 की इमेज क्या है, तो इमेज वही होती है, मतलब वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इमेज क्या होती है, वैल्यू ऑफ y जो निकल कर आ रही है, इमेज इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ y जो आपको मिल रही है, वैल्यू ऑफ y। कोई भी वैल्यू आपके डालने पर, जैसे -2 की इमेज क्या है, 4 है, -1 की इमेज क्या है, 1 है, 0 की इमेज क्या है, 0 है, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है, ये चीज़ होगी। अब एक और चीज़ होती है प्री इमेज, ठीक है, तो प्री इमेज हमेशा इसकी पूछी जाती है जो आपके रेंज में एलिमेंट्स होते हैं। तो उसकी क्या हो जाएगी प्री इमेज, जैसे 0 का मैं पूछूं तो क्या हो जाएगी, 0 की इमेज प्री इमेज हो जाएगी 0, ठीक है। 1 की इमेज क्या प्री इमेज क्या हो जाएगी, -1, 4 की प्री इमेज 2 हो जाएगी, है ना। तो प्री इमेज हमेशा जो रेंज होता है उसके एलिमेंट्स के निकालते हैं, ठीक है। सो अगर मैं छोटा सा यहाँ पे बताना चाहूँ तो ऐसे, जैसे मान लो ये है एक सेट, ठीक, एंड ये हो गया आपका रेंज वाला, ठीक, रेंज वाला समझ लो, R लिख देती हूँ इसको, रेंज है आपकी। तो 0 1 4 एंड इसमें क्या थे एलिमेंट्स, -2 -1 0 1 2, ये था, है ना। सो अब देखो -2 की कोई इमेज होगी इसमें, -2 की 4 है, ऐसे करके इमेज हम लोग लगाते हैं, -1 की 1 है, 0 की 0 है, 1 की फिर से 1 है, ठीक, 2 की 4 है। ओके, आई थिंक समझ में आ गया, है ना। एंड प्री इमेज के लिए लगाना हो तो प्री इमेज भी ऐसे ही लगा सकते हैं, उल्टा एरो ऐसे लगाओगे तो प्री इमेज होगा, है ना। तो यही चीज़ आपको सीखनी है, प्री इमेज हमेशा रेंज के एलिमेंट्स की ही आपको फाइंड आउट करनी होती है। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया सभी को। प्री इमेज लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, प्री इमेज क्या होती है, यहाँ लिख देती हूँ, प्री इमेज यानी कि वैल्यू ऑफ x, ठीक, डोमेन में से मैंने सिंपली लिख दिया वैल्यू ऑफ x, मतलब आपको तो समझ ही आ गया है कि क्या होता है प्री इमेज, ठीक है। तो इट इज़ अ वैल्यू ऑफ x, इट इज़ अ वैल्यू ऑफ y इमेज, ऑलराइट। तो आई थिंक समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।
नाउ वी विल स्टडी कि हम किस तरह से किसी फंक्शन का डोमेन निकालेंगे। ओके, सो इसी के लिए यहाँ पहुँचने के लिए ही हमें ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस को अच्छे से स्टडी किया था। अब देखिएगा आप इसका यूज़ यहाँ पे कैसे होता है। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन ऑफ अ रियल फंक्शन। कोई रियल फंक्शन दिया है तो उसके लिए आपको कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जिससे कि आप उसका डोमेन आसानी से निकाल सकते हो। तो वो ये कुछ रूल्स हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कुछ होते हैं फंक्शंस जो ऐसे एल्जेब्रिक होते हैं एंड रेशनल फंक्शंस होते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर है एल्जेब्रिक फंक्शन, इस तरह के होते हैं। एंड कुछ होते हैं हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस, वो होते हैं लॉग हो गया आपका, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। ये सारी चीज़ें अभी आपको वो चीज़ अब जानते हो कि स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं वो। बट अब आपको इसमें ये समझने वाली बात है कि नॉट नेसेसरी उनका जो हम निकालते हैं डोमेन, उनका क्राइटेरिया अलग होता है, ठीक है। उनको थोड़ा सा अलग तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कौन सी वैल्यूज़, उनका डोमेन, रेंज, ये सब बहुत डिफाइंड होता है, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से और बहुत सारी चीज़ों की हेल्प से हम उनका डोमेन और रेंज निकालते हैं। बट फ़िलहाल के लिए जो आप एल्जेब्रिक फंक्शंस पढ़ोगे, ठीक है, ऐसे बना दिया किसी ने भी, x ऊपर रख दिया, नीचे y रख दिया, कुछ ऐसे करके बना दिया, तो उसको अगर आपका निकालना है, उसका अगर आपको डोमेन निकालना है, उसका फाइंड करना है डोमेन, तो आप इन रूल्स को कुछ फॉलो करोगे तो वो आराम से आसानी से निकल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस जो आपके विदाउट स्टैंडर्ड फंक्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, स्टैंडर्ड फंक्शन का थोड़ा डिफरेंट होगा, बट उसके अलावा जैसे आपको रैशनल फंक्शंस मिल जाते हैं, कोई एल्जेब्रिक वो आपको एक्सप्रेशन मिल गया न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में मिल गया, कोई एल्जेब्रिक फंक्शन, अब उसका डोमेन बोला निकालने को, तो आप आसानी से निकाल सकते हो उस मेथड से, ठीक है। तो देखो, एक्सप्रेशंस अंडर इवन रूट्स मतलब कि स्क्वायर रूट हुआ, ठीक है, उसके अंदर आपको एक्सप्रेशन मिलता है कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वो क्या होगा, वो हमेशा ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 होगा। ये सबसे इनिशियल चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, किसके लिए, डोमेन फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि स्क्वायर रूट दिया हो, उसके अंदर कोई स्टैंडर्ड फंक्शन दिया हो, तो उसमें भी मैंने बोला ना, जो भी हम वैल्यू x की देते हैं, जैसे मान लीजिए ये x है, अंडर रूट ऑफ x, ठीक, ये चीज़ हमने लिखी, तो इसमें हमने क्या बोला कि जो भी उसके अंदर होगा, जो भी x होगा उसके अंदर, दैट विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी कि x की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो सब पॉजिटिव ही होगा। एंड x की जगह पे कोई फंक्शन भी हो सकता है, कोई एल्जेब्रिक फंक्शन, जैसे कि x² रख दो, कुछ भी रख दो, एंड या फिर उसकी जगह ये भी हो सकता है कोई स्टैंडर्ड फंक्शन हो, जैसे log x हो गया, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने इसके अंदर डाल दिया, तो वो सब कुछ जो होगा दैट विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, ठीक है। तो बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में हम चल रहे हैं, ये कुछ चीज़ें हम समझते हैं, उसके बाद हम स्टैंडर्ड फंक्शन समझते हैं, तब ये चीज़ें जब कलेक्टिवली हो जाती हैं माइंड में, तब हम बहुत ही आसानी से डोमेन्स निकाल पाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो जब आप एल्जेब्रिक आपको बताया जा रहा है, तो आपकी बुक्स में जो दिया होगा एग्जाम्पल वगैरह, उन सब को सॉल्व करने के लिए जो कि हट कर हैं, किससे, स्टैंडर्ड फंक्शन से हट कर जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने में आपको बहुत ही आराम से आपका आंसर इससे आ जाएगा। सो पहला तो आप ये बात ध्यान रखो कि कोई भी आपको एक्सप्रेशन अंडर रूट मिलता है तो इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ओके, ये होगा उसके अंदर वाला एलिमेंट। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि x विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, है ना, ये चीज़ यहाँ कहने का मतलब है। अब देखो, अगर ऐसा कोई रेशनल के फॉर्म में दिया है, मान लो कोई रेशनल फंक्शन दिया है p/q के फॉर्म में, तो उसके पास तो डिनोमिनेटर होने की वाली बात है, होगा ही होगा उसके पास। तो डिनोमिनेटर जब होगा तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x की वो वैल्यूज़ जो हमारे डिनोमिनेटर को 0 बना दे रही हैं वो हम नहीं इंक्लूड करेंगे, यहाँ ये कहने का मतलब है, ओके। शॉर्ट में लिखा गया जो आपने पढ़ा था किसमें, ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस में पढ़ा था, है ना। अब देखो थर्ड है, इफ़ डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू fx एंड y इक्वल्स टू gx इज d1 एंड d2, दो रियल फंक्शंस दिए हैं, उनके डोमेन्स दिए हैं d1 एंड d2, ओके। देन डोमेन ऑफ fx प्लस माइनस gx, अब fx प्लस gx एंड fx माइनस gx जो एक नए फंक्शंस ये बने, उनका डोमेन, एंड fx
मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स, ये जो नया फंक्शन बना उसका डोमेन, ये जो तीनों नए फंक्शंस बने इनके जो डोमेन होंगे वो होगा D1 इंटरसेक्शन D2। ओके, यही होने वाला है इसका डोमेन। अब आप पढ़ भी चुके हैं उसे ऑपरेशनल फंक्शंस में, तो वही रिपीटेड चीज़ है यहाँ पे। तो आई थिंक उधर आपको समझ में आया कि कैसे हुई वो चीज़, वैसे ही यहाँ पर भी। अब उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका एप्लीकेशन यहीं पर है, डोमेन फाइंड करने में वो इस्तेमाल होता है। अब देखो वाइल डोमेन ऑफ f(x) अपॉन gx, अब देखो f(x) अपॉन gx, हमेशा ये याद रखना कोई भी रेशनल फंक्शन हो, या फिर मैंने लिख दिया और रेशनल फंक्शंस यानी कि p/q के फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसका डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू 0, 0 नहीं आना चाहिए। 0 कैसे आपको नहीं लाना है, वो x की वैल्यूज़ जो उसे 0 बना रही हैं उसे हटा देना है। ओके, उसे अपने डोमेन में नहीं रखना है। तो दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर कि D1 इंटरसेक्शन D2 तो होगा ही, बट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दोज वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच योर gx इज इक्वल टू 0। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ यहाँ पे, एक एग्जाम्पल छोटा सा कर लेते हैं। अब देखो अगर आपको बोल दिया जाए कि 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपको कोई फंक्शन दिया गया है। अब इसका आप मुझे डोमेन निकाल के बताओ। तो कोई भी रेशनल फंक्शन आपको दिखे तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि नहीं भाई डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर अगर इक्वल टू 0 हो रहा है तो भाई किस पे हो रहा है, पहले ये आप चेक करोगे। तो इट विल बी इक्वल टू 0 ऑन ±2 पे, है ना। x की वैल्यू -2 रखोगे तब भी इट विल बी 0, है ना। -2 रखोगे तो -2 मल्टीप्लाई 4 - 4 0 हो जाएगा, एंड +2 रखोगे तब भी इट विल बी 0। मतलब कि आपको जो डोमेन है, डोमेन क्या होता है एक्चुअली आपका r होता है, रियल, ठीक है। रियल फंक्शंस का डोमेन हमेशा r से स्टार्ट होता है, उसके बाद उसमें घटाना हम लोग शुरू करते हैं, माइनस करना शुरू करते हैं चीज़ों को। तो रियल जो पूरा आपका सेट है रियल नंबर का, उसमें से हम किसे माइनस कर देंगे, +2 को, एंड -2 को हटा देंगे उसमें से। ओके, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि x विल बी एलिमेंट ऑफ r -2 -2, है ना। ये दो नंबर्स हम हटा देंगे। अगर ये दोनों हटा देंगे तो हमें वैल्यू हमारी मिल जाएगी, जो डोमेन है हमारा वो हमें एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो ये चीज़ है कहने की, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इसे। अब देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले में तो इंटरसेक्शन कर लोगे ना, दोनों में जो कॉमन है वो कर लो, बहुत ही ईजी है, ठीक। कुछ क्वेश्चंस भी हम आगे अभी इस पर करेंगे, एंड अंडर रूट वाले भी क्वेश्चंस करेंगे, बट इतना याद रखना हमेशा अंडर रूट में कोई भी एक्सप्रेशन अंदर होगा तो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे ज़्यादा याद रखने वाली यही चीज़ें हैं दिमाग में, इनिशियल चीज़ें यही हैं, यही बिठाओगे तब फिर स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़ोगे तब अच्छा लगेगा। ऑलराइट, सो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि डोमेन कैसे फाइंड आउट करना है। ये कुछ पॉइंट्स हमने तो पहले ही देख लिए इसके, बट अब उसके थोड़े से डेप्थ में हम घुसने वाले हैं कि अभी हमें कौन कौन सी नेसेसरी चीज़ें और आनी चाहिए जिससे डोमेन निकालना आसान हो जाएगा। ओके, तो उसका सबसे पहला पॉइंट जो हमारा था कि एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट्स। इवन रूट्स मतलब स्क्वायर रूट हो गया, जैसे 4th पावर का रूट हो गया, है ना, ये चीज़ है। तो वो चीज़ होने वाली है जो आपके साथ, उसमें ये दिक्कत आएगी कि अंदर जो आपका f(x) रहेगा, f(x) क्या रहेगा, f(x) कुछ इस टाइप से रहेगा ना कि अंडर रूट ऑफ x। तो जो अंदर रहेगा आपके उस फंक्शन के, वो x जो होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ये बात तो पक्की आपको पता चल चुकी है यहाँ पे। अब इसमें आपको ये दिक्कत आएगी, मान लीजिए कोई बड़ी सी चीज़ दे दी गई, बड़ा सा कोई एक्सप्रेशन, कोई रैशनल फंक्शन दे दिया गया जो आपको अंडर रूट के अंदर दे दिया गया। जैसे मान लो ये है अंडर रूट ऑफ x² - 4 अपॉन x - 5, है ना। तो ये एक बड़ा रैशनल फंक्शन आपको मिल गया है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको तो सिंपल सा रूल पता है कि जो भी चीज़ हमें अंदर दिख रही है किसके, स्क्वायर रूट के, हमें उसे क्या कर देना है, हमें उसे ग्रेटर देन इक्वल टू बता देना है। तो भैया ठीक है, हम करके देखते हैं ये चीज़। x² - 4 अपॉन x - 5 इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
हमने ये चीज़ कर दी। अब ये चीज़ तो हमने कर दी, बट हम इससे भी तो देखो सिर्फ x हमें तो नहीं मिला है ना, हमें डोमेन मिलता है जब x की वैल्यूज़ मिलती हैं, बट इसमें तो हमें पूरा पूरा एक्सप्रेशन मिला है। हमें तो कितनी दिक्कत हो गई x की वैल्यू फाइंड करने में, है ना। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है कि इनइक्वालिटी हम कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे तो इनइक्वालिटी की बात हो गई ना, दिक्कत यहीं पे फंसेगी आपको। जब भी आप क्वेश्चन उठाओगे, सॉल्व करोगे, सोचोगे स्क्वायर रूट वाले के अंदर है या फिर कहीं और भी, आपको इनइक्वालिटी चैप्टर में तो खैर आपको मिलने ही वाला है, इसी 11th क्लास में ही है वो चैप्टर। बट जब आपको डोमेन फाइंड करना है एंड आपको अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा ही अंडर रूट में ही स्पेशली होता है बहुत बार। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा इनइक्वालिटी के बारे में जानना ज़रूरी है, जिससे कि आप x की वैल्यू आराम से निकाल लो। एंड अभी जानो चाहे बाद में जानो, तो इससे बेटर है कि अभी थोड़ा सा जान लो, ठीक है। सो अभी थोड़ा सा क्या, आप पूरी ही बात जान जाओगे। जो चीज़ आपके पूरे चैप्टर में दी हुई है इनइक्वालिटी के, मॉड वर्ड फंक्शन के बारे में तो और भी चीज़ें दी हुई हैं, बट वो अभी हम नहीं करेंगे। हम सिंपल सी जो एक रैशनल फंक्शन को ज़रूरत पड़ती है इनइक्वालिटी फाइंड आउट करने में, वो देखेंगे, ठीक। अब देखो, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें फैक्टराइज कर लेना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें x की पावर 2 दिख रहा है इसमें, तो इसे ऐसे ही सॉल्व करने लग जाएं, है ना। x की पावर 3 दिख रहा है तो इसे ऐसे सॉल्व, हमें x की पावर लीनियर रखनी है। लीनियर मतलब x की पावर 1 होना चाहिए हमेशा। आप अपने चैप्टर में जब आगे आएगा इनइक्वालिटी का चैप्टर, तो उसमें भी आप पढ़ोगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो इसका यूज़ लीनियर बनाने की कोशिश करो, पावर को 1 करने की कोशिश करो। तो उसका तरीका एक है आपके पास, आप फैक्टराइज करो। तो सबसे पहला स्टेप जो आप करोगे, वैसे मैंने फर्स्ट ये लिखा है, बट आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे हो अभी, तो लिख लो कि पहला स्टेप है आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब आपकी जो पावर होनी चाहिए x की, वो लीनियर होनी चाहिए, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं x + 2 x - 2 लिख सकते हैं ना, x² - 4 को, है ना, बिकॉज 4 इज स्क्वायर ऑफ 2 का स्क्वायर होता है। एंड नीचे लिख सकते हैं x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर हो गई आई थिंक। अब देखो, पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ याद करने वाली यही है, दिमाग में बिठा लो कि फैक्टराइज करना है। x की पावर ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए, 1 होना चाहिए, ओके। अब ऐसा तो हो सकता है कि हाँ, इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर 2 हो जाए, इस पूरे एक फैक्टर की पावर 3 हो जाए, बट सिंगल x की पावर कि मतलब अंदर, आपके अंदर जैसे बस x लिखा हुआ है ना, तो बस x की पावर 2 या 3 ऐसे नहीं करना है। x की पावर पे x की हमेशा 1 पावर ही रखनी है। और पूरे एक्सप्रेशन पे तो हो सकता है, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, हो सकता है वो भी इजीली इसी मेथड से होने वाला है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ओके। सो ये चीज़ आपने पहली कर ली, ओके। अब नेक्स्ट चीज़ हमें ये देखनी है कि अगर हमें राइट साइड में कुछ मिल रहा है, वैसे तो आप जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे अभी डोमेन के केस में, तो आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कहीं कहीं आपको इनइक्वालिटी ही सॉल्व करने के लिए दे दी जाए, तो राइट साइड में कुछ दिया हो, तो राइट साइड हमेशा इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त आपका 0 के इक्वल होना चाहिए। मतलब जो भी आपके राइट साइड में है, आप उसको लेफ्ट साइड ले आओ, सब्ट्रैक्ट कर दो, ओके। ये चीज़ करनी है। सो सबसे पहली चीज़ फैक्टराइज करोगे, फिर दूसरी चीज़ है RHS ऑफ इनइक्वालिटी शुड बी 0। RHS 0 होना चाहिए, हमने ये चीज़ फॉलो कर ली। अब मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स, मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, अब देखिए, जिन पे, अब ये देखो आपके क्या है फैक्टर्स, x + 2 x - 2 x - 5, जो आपके डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन से आपस में जुड़े हैं, वो अलग अलग फैक्टर्स ही ना हैं। जैसे x + 2 × x - 2 है ना, तो वो मल्टीप्लिकेशन से आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं। अब इनके क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होंगे जिन पर क्या हो जाता है, जिन पर ये 0 हो जाते हैं। मतलब कि ये जो x - 5 है, ये किस पे 0 होगा, 5 पे 0 होगा। अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँ तो ये पूरा का पूरा जो है x - 5 वो 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर -2 रखा जाए तो ये 0 हो जाएगा x + 2, एंड x - 2
में अगर x की प्लेस पे हम 2 रख दें तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस 2 हमारा 0 हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिन पे आपका जो फैक्टर है x की वो वैल्यूज़ होती हैं जो आपको फैक्टर को 0 बना दे, ठीक है। एंड 0 वाला हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 0 किस वैल्यू पे हो रहा है, आप अगर ये चीज़ फाइंड आउट कर लोगे तभी तो आप फाइंड आउट कर पाओगे ना कि हाँ अब 0 इस पे हो रहा है, तो अब राइट साइड में हम चलेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, 0 के राइट साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, 0 के लेफ्ट साइड में चलेंगे तो नेगेटिव होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट इसीलिए फाइंड आउट करते हैं हम कि हमें एक बार 0 तो मिल जाए, 0 किस पे हो रहा है वो वैल्यू मिल जाए, फिर उस वैल्यू के राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में हम करके देखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव का अंदाज़ा हमें लग जाएगा। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव को ही करने के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट हम ऐसे नंबर लाइन जैसी बनाकर उस पर प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। लाइन वाइज आपको प्लॉट करना है, ठीक है, कम से लेके ज़्यादा तक। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे -2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे तो -2, फिर उसके बाद आपका +2 आएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा 5, है ना। अब देखो 5 आ गया, अब एक और चीज़ माइंड में आनी चाहिए, यहाँ पे तुरंत चीज़ आनी चाहिए माइंड में। अब देखो मैंने क्रिटिकल पॉइंट की बात कर ली, अब देखो मेक ओपन एंड क्लोज सर्कल्स, मेक ओपन एंड क्लोज सर्कल्स ऑन द पॉइंट्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड एंड इंक्लूडेड। मतलब ये पॉइंट्स दैट आर इंक्लूडेड की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है क्रिटिकल पॉइंट्स दैट आर इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो जो पॉइंट्स जिनकी बात हम कर रहे हैं कि जो पॉइंट्स इंक्लूड हैं उनके लिए आप क्लोज सर्कल उन पे बना दीजिए, इंडिकेशन है बस, बना दीजिए। एंड जो पॉइंट्स नहीं इंक्लूड हैं उन पे ओपन सर्कल्स बना दीजिए। तो जो पॉइंट्स यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि यही पॉइंट्स की बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड की बात हमने कैसे कर ली भाई, तो इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड की बात इसलिए आ गई क्योंकि अब देखो अगर 5 यहाँ पे होगा, अगर x की जगह 5 रख दो तो आपका जो ये फंक्शन है पूरा ये तो इन्फिनिटी कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो हमें ऐसी वैल्यू नहीं लेनी होती है किसी भी रियल फंक्शन में, x की ऐसी वैल्यू नहीं लेनी होती है जिससे आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो मतलब हम 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, जिसे इंक्लूड नहीं करेंगे उस पर क्या करेंगे, उस पर हम ओपन सर्कल बनाएंगे, ऐसे ओपन सर्कल, ओके। एंड जो पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स में से जो पॉइंट्स इंक्लूड होंगे उन पे क्लोज सर्कल बनाएंगे, यानी कि इस तरह से, ठीक है। 2 पे बना देंगे, 2 रखा तो 0 ही तो हुआ, 0 न्यूमरेटर में होगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड -2 पे भी हम क्लोज सर्कल बना देंगे, ओके भाई। चलिए ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मार्क ईच पोर्शन पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट पे ये क्या हो रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं, मतलब कि अब देखो जैसे ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, तो 0 तो इन दोनों के केस में हुआ, x+2 x-2 के केस में 0 हो रहा है, तो उस पूरे एक्सप्रेशन को वो 0 बना दे रहा है ना। अब यहाँ पे बात आ जाती है पूरे एक्सप्रेशन की, 5 पर ये 0 नहीं हो रहा तो हमने 5 को इसलिए इंक्लूड भी नहीं किया है, उसके आसपास इंक्लूड करेंगे, ओके। सो यहाँ पर अब देखो क्रिटिकल पॉइंट्स तो पता चल गए कि 0 इन पे हो रहा है। अब इनके राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये कैसे पता चलेगा, जब आप इसके इधर उधर की वैल्यूज़ इन एक्सप्रेशन में रख के देखोगे, ओके। सो अगर हम 5 के इस साइड यानी कि राइट साइड की वैल्यू यानी कि 6 यहाँ पे पुट करके देखते हैं तो देखते हैं ये पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, ओके। सो 6 यहाँ पे पुट करो, 6+2 पॉजिटिव ही देगी, 6-2 भी पॉजिटिव देगी, 6-5 भी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, यानी कि ये पोर्शन आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब ग्रेटर दैन 0 वाली वैल्यू देगा। एंड हमें पूरे एक्सप्रेशन की ग्रेटर दैन 0 ही वैल्यू तो चाहिए, देखो ग्रेटर दैन 0 ही तो चाहिए, रिक्वायरमेंट तो यही है ना, रिक्वायरमेंट अपनी यहाँ से पता चलेगी हमें, ओके। नाउ 2 और 5 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 3 ले ली, 3+2, 3-2 पॉजिटिव दे रहा है, 3-5 पॉजिटिव नहीं दे रहा है, मतलब अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव बन जाएगा, जबकि हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, ठीक। बट फिर भी हम नेगेटिव अभी बना लेते हैं फिलहाल के लिए सिंबल। अब देखो अब हमें -2 और 2 के बीच में
-2 and 2 के बीच में क्या होगा, 0 वैल्यू आएगी, तो 0 डाल के देख लो। 0 यहाँ पे रखेंगे पॉजिटिव होगा, 0 यहाँ पे रखेंगे नेगेटिव होगा, 0 यहाँ पे रखेंगे नेगेटिव होगा। तो 2 नेगेटिव मिल गए, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, यानी कि पॉजिटिव मिल गया। सो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो हमें पॉजिटिव तो चाहिए ही, तो क्या चाहिए वो अभी 2 मिनट बाद देखेंगे। अभी ये कर लेते हैं। अब देखो -2 के लेफ्ट साइड जाके वैल्यूज़ देखो, -2 के लेफ्ट साइड जाओ, तो -2 के लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या -3 मिलेगा, -3 + 2 नेगेटिव वैल्यू देगा, -3 -2 भी नेगेटिव वैल्यू देगा, एंड -3 -5 भी नेगेटिव वैल्यू ही देगा। मतलब 3 नेगेटिव होगा यहाँ पे। तो जैसे ही और नंबर ऑफ नेगेटिव्स होगा तो वो नेगेटिव ही आंसर देगा, यानी कि ये भी माइनस हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखो, मार्क ईच पोर्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे लिखा हुआ था एंड हमने मार्क कर लिया। यहाँ तक का काम खत्म। नाउ नेक्स्ट क्या है कि गेट आंसर बाय सिलेक्टिंग द रिक्वायर्ड पोर्शन। अब अपना आंसर निकालिए बाय सिलेक्टिंग द रिक्वायर्ड पोर्शन। रिक्वायर्ड पोर्शन हमारा क्या है, पॉजिटिव वाला है। इस केस में पॉजिटिव वाला है। मान लीजिए किसी केस में दिया होता लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, मान लेते हैं किसी केस में दिया होता, तो इनइक्वालिटी फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर रूट वाले में तो हमेशा ग्रेटर दिया रहेगा, ये ध्यान में रखने वाली बात है। इसके लिए नहीं नेगेटिव चले जाना या लेस देन ढूंढने लगना, इसमें हमेशा ग्रेटर देन रहेगा। मान लो कोई इनइक्वालिटी मिल जाती है जिसमें लेस देन इक्वल टू आपको करना पड़े, तो उसमें आप नेगेटिव वाले पोर्शंस लेते हो, एंड जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली बात होती है उसमें क्या करते हो, उसमें हमेशा पॉजिटिव लेते हो, एंड जिसमें इक्वल टू वाला साइन नहीं होता है उसमें 0 को इंक्लूड नहीं करते हो। मतलब 0 पे क्या कर देते हो, ओपन सर्कल बना देते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ हम पहले कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या क्या हमें इंक्लूड करना है। मतलब हमें ये चीज़ इंक्लूड कर लेनी है, नेगेटिव पोर्शन नहीं करना है, ये चीज़ इंक्लूड कर लेनी है, ठीक, एंड बस ये पॉजिटिव है। सो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर मैं इससे लिख देती हूँ। आंसर क्या होगा, x किसका एलिमेंट होगा, x विल बी एलिमेंट ऑफ, हमें पॉजिटिव पोर्शन चाहिए तो यहाँ पे आपका हो गया। अब देखो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे हम यहाँ पे, बिकॉज -2 इज इंक्लूडेड, ठीक है। तो -2 से लेकर 2 तक ये एक पोर्शन हमें मिल गया, ठीक है, एंड यूनियन करेंगे किसका, यहाँ पे 5 है आपका, ओपन सर्कल बना है तो 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि ओपन ब्रैकेट बनाएंगे। ओके, यहाँ से 5 से लेकर एंड आगे तक, मतलब इन्फिनिटी तक है, राइट साइड में इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लेंगे। ओके, सो आंसर हमें इस तरह से पता चल जाएगा। सो इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, अगर इस तरह की आपके पास प्रॉब्लम आ गई कि इनइक्वालिटी भाई हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो बहुत इजीली कर सकते हो। एक बार और रिवाइज करना चाहो तो कर देती हूँ। सबसे पहला है आपके पास, सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना चाहिए, x की पावर को 1 बनाने की कोशिश करनी है। ओके, एंड रिक्वायरमेंट्स देख लो कि रैशनल फंक्शन गिवन है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। ओके, तो इक्वल टू 0 जिस पे हो रहा है वो वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है। ऑलराइट, ये चीज़ हो गई। अब देखो ये तो कंप्लीट कर लिया आपने, फैक्टराइज कर लिया। अब देखो RHS ऑफ द इनइक्वालिटी शुड बी 0, RHS 0 कर लिया हमने। अब क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि जिस पे ये सारे फैक्टर्स जो है 0 हो रहे हैं वो पॉइंट्स हम मार्क कर लेंगे नंबर लाइन पे। ऑलराइट, अब देखो ओपन एंड क्लोज इंटरवल किसके लिए है, ओपन इंटरवल्स उन क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए है जो पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। ओके, एंड क्लोज्ड जो आपके सर्कल है वो किस पे रहेगा, क्लोज सर्कल किस पे बनेगा, जो पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। ऑलराइट, ये हो गया। मार्क ईच पोर्शन पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स बनेंगे इनके बीच में कुछ पोर्शंस होंगे, तो उन पोर्शंस पे आप चेक करिए कि ये होल एक्सप्रेशन इज नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, वो चीज़ हमने चेक कर ली कि इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या चाहिए था इस केस में चाहिए था कि ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लिया, किसी केस में लेस देन 0 चाहिए रहेगा तो नेगेटिव वाला पोर्शन ले लेंगे। सिंपल है। ओके, नाउ गेट आंसर बाय सेलेक्टिंग द रिक्वायर्ड पोर्शन। अपना रिक्वायर्ड पोर्शन यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव में से जो चाहिए वो रिक्वायर्ड पोर्शन आप ले लीजिए।
उससे आंसर आपका आ जाएगा। एंड लिखा है इंक्लूड क्लोज्ड सर्कल्स। अब ये जो इंटरवल्स आपको मिलेंगे उसमें क्लोज्ड सर्कल्स को आपको इंक्लूड करना है, मतलब कि -2 पे क्लोज सर्कल है तो वो पॉइंट आपको इंक्लूड करना है, इसलिए तो मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया हुआ है। एंड 2 भी इंक्लूड करना था क्योंकि क्लोज ब्रैकेट इस पर लगाना था। एंड 5 को इंक्लूड नहीं करना था तो इस पर ओपन ब्रैकेट लगाया है। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। सो स्टूडेंट्स, फिर से आपको कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए। आ गई हूँ डोमेन पे। ओके, एंड ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज में आर डी शर्मा के। ओके, आर डी शर्मा से मैंने ये क्वेश्चंस कुछ उठाए हैं क्योंकि उसमें दिक्कत हो जाती है कुछ बच्चों को। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो सिंपल वाले हैं वो तो खुद करिए, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो मैंने कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए उठा लिए हैं। सो लेट्स सॉल्व इट नाउ। अब देखो 3x fx इक्वल्स टू 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1। अब इसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं है, बस यू हैव टू फोकस ऑन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या -1 नहीं होना चाहिए, जिससे कि डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा। सो x विल नॉट बी इक्वल टू -1, सो x विल बी एलिमेंट ऑफ व्हाट, r माइनस -1। ये सिंपल सा था। ओके, अब देखो इसमें मैंने fx इक्वल्स टू नहीं लिखा है, बट फिर भी ये फंक्शन है, समझ लेना। 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखो इसमें आपका क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आपका डिनोमिनेटर इसके 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को इक्वल टू 0 करके देखो किस किस वैल्यू पे 0 हो रहा है वो। तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू +-3। दैट मीन्स हमें +-3 नहीं रखना है, क्योंकि +-3 x की जगह पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। सो x इज़ एलिमेंट ऑफ r -3, 3। ओके, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट है ये, इसमें भी आपको डिनोमिनेटर पे ही फोकस करना है, कोई इनइक्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं है। इनइक्वालिटी आपको बस अंडर रूट वाला जो मिलेगा उसमें मिलेगी, ठीक। तो आप वो मेथड लगाओगे, वे भी कर्व मेथड कभी लगाओगे, कभी सिंपल ऐसे ही हो जाएगा। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब ये चीज़ करनी है तो पहले इसको फैक्टराइज कर लो। सबसे पहले ये चीज़ तो फैक्टराइज कर लिया करो, जिससे कि आपको पता चल जाए, तभी तो आपको पता चलेगी कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, x की वैल्यूज़। तो आप फैक्टराइज कैसे करोगे, ये 0 हो जाएगा किस किस वैल्यू पे, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर लो। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 अगर कर लिया तो इससे फैक्टराइज करने में आपको आसानी हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 आप फैक्टराइज कर लोगे, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे ही करना है, तो आसानी हो जाएगी, समझ में आ जाएगा, है ना। तो इससे पता चल जाएगा x की कौन सी वैल्यू पे 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लो, x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स आपका x माइनस 6 आ जाएगा। पूरा इसलिए सॉल्व कर रही हूँ जिसमें किसी को कन्फ्यूजन ना रह जाए कि अरे ये कैसे हो गया। अब देखो ये चीज़ हो गई, यानी कि 6 रखने पर एंड 2 रखने पर आपका क्या हो जाएगा, नहीं अलाउ नहीं करेगा, 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो इट इज़ नॉट अलाउइंग 6 एंड 2 वैल्यूज़ को, किसकी, x की 6 एंड 2 वैल्यूज़ को ये अलाउ नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे x विल बी एलिमेंट ऑफ r माइनस, क्या करना है इसमें, -2 एंड 6 को, 2,6। ओके, सो आई थिंक आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट करते हैं हम fx इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मैंने लिख दिया, बट इक्वल टू 0 क्या होना चाहिए, इससे डिनोमिनेटर को नहीं होना है 0, ये बात ध्यान में रखना। तो बस ग्रेटर देन का ही सिंबल लगाएंगे। अब इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है। तो x प्लस 1 हो गया एंड x माइनस 1 हो गया, ये हो गया। अब देखो कि आपको वीवी कर्व मेथड से, जो मैंने मेथड बताया है उससे करते आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो इसमें अगर आप रखो तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, इसमें अगर आप रखोगे तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे, यहाँ पे 1 रखोगे, ठीक, एंड यहाँ पे -1 रखोगे तो -1, ठीक। तो ये हो गए। अब देखो इस पे किस पे मतलब कौन से पॉइंट को आपको इंक्लूड करना है इसमें, तो इन दोनों को ही आप इंक्लूड नहीं कर सकते। दैट मीन्स ओपन सर्कल वैसे ही वैसे बनाओ, क्योंकि इंक्लूड कर लिया तो आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। अब देखो 2
अब देखो यहाँ पे 2 रख के देखो इसके आगे वाली क्वांटिटी 2 - 1 एंड 2 + 1 दैट विल बी प्लस हो जाएगा। -1 1 के बीच में 0 आता है तो 0 रखा तो ये नेगेटिव हुआ, 0 रखा तो ये पॉजिटिव हुआ, तो ये नेगेटिव बन जाएगा पूरा एक्सप्रेशन। अब -1 -2 रखा इधर तो -2 इधर रखोगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा एंड -2 इधर रखोगे तो ये भी नेगेटिव बन जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी पॉजिटिव। तो आपको ग्रेटर देन वाला चाहिए ना, तो ये हो जाएगा, यानी कि इधर वाला पोर्शन, यानी कि आपका x जो हो जाएगा, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, x जो हो जाएगा x विल बी एलिमेंट ऑफ व्हाट। अब देखो -∞ से लेकर के -1 तक, क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है इसलिए ओपन, एंड यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया। ओके, तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस इस तरह के जो होंगे ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो करते करते ही आएगा सबको। देखो 9 - x², यहाँ पे इससे भी ग्रेटर देन इक्वल टू आपको रखना है, यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो इक्वल टू 0 रख सकते हो। अब देखो इसको फैक्टराइज करो तो 3 + x आ जाएगा एंड 3 - x आ जाएगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप क्रिटिकल पॉइंट्स रखोगे तो 3 रखोगे, यहाँ -3 रखोगे, तो यहाँ पे आप -3 रख दो, यहाँ पे आप 3 रख दो। ओके, इंक्लूड करोगे तो बिल्कुल इंक्लूड करोगे क्योंकि 0 अलाउड है यहाँ पे। एंड 3 के आगे की वैल्यूज़ रखनी है। सो 4 यहाँ पे रखा अगर तो इट विल बी नेगेटिव एंड 4 यहाँ पे रखा तो इट विल बी पॉजिटिव, दैट मीन पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। -3 एंड 3 के बीच की वैल्यूज़ कौन सी रख सकते हो, 1 रखा मान लो तो 1 यहाँ पे रखा तो इट विल बी पॉजिटिव एंड इट विल बी पॉजिटिव अगेन, सो इट विल बी पॉजिटिव। -3 के इधर की -4 रखी, -4 रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा एंड अगेन -4 इसे रखोगे तो ये पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स पूरा एक्सप्रेशन आपका नेगेटिव हो जाएगा। ऑलराइट, सो हमें ग्रेटर देन वाला पार्ट चाहिए, यानी कि ये पार्ट चाहिए। तो -3 से 3 तक की वैल्यूज़ हम रख सकते हैं, है ना। सो इसमें लिख सकते हो x विल बी एलिमेंट ऑफ -3 से लेके 3 तक। ये चीज़ हम कर सकते हैं इसमें। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया। इसी से पता चल जाता है कि क्या वैल्यूज़ हमें रखनी है, डोमेन फाइंड कर सकते हैं आराम से। अब देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में है कि x - 2 अपॉन 3 - x, है ना, ये चीज़ है, तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अंदर की चीज़ है ये। अब देखो इसमें भी अलग अलग 2 फैक्टर्स मिले हैं, या तो आपको 2 फैक्टर्स आपस में जो होंगे वो मल्टीप्लिकेशन में मिलेंगे या तो डिवीजन में मिलेंगे, तो दोनों में मिलेंगे तो दोनों में ही क्रिटिकल पॉइंट्स बनाने होंगे। अब देखो 2 है, यहाँ पे 2 करेंगे एंड यहाँ पे रख दिया अगर 3 तो ठीक, बट डिनोमिनेटर को 0 नहीं बनने देना है, इसीलिए 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओपन सर्कल यहाँ पे। एंड न्यूमरेटर के लिए आपका क्या होगा, 0 बन सकता है न्यूमरेटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इंक्लूड कर लोगे। ओके, अब इंक्लूड कर लिया तो 3 के आगे वाली चीज़ रखोगे यहाँ पे, यानी कि 4 रखोगे, तो 4 रखने पे क्या हो जाएगा, इट विल बी नेगेटिव एंड 4 - 2 पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा ये पूरा। 2 और 3 के बीच की 2.5 अगर रखा तो 2.5 - 2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, एंड 3 - 2.5 क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 हो जाएगा। एंड 2 के इस साइड की वैल्यू यानी कि 1 रख दिया, लेफ्ट साइड की वैल्यू ना, यानी कि 1 रख दिया तो 1 - 2 नेगेटिव होगा एंड 3 - 1 पॉजिटिव होगा, तो माइनस एंड प्लस मिलके माइनस हो गए। ओके, सो ग्रेटर देन वाली वैल्यू निकालनी है, तो ग्रेटर देन में पॉजिटिव आ गया, तो 2 से लेके 3 तक वैल्यू हम रख सकते हैं। सो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी हो जाएगी, x विल बी एलिमेंट ऑफ 2 से लेके 3 तक, जहाँ पे 3 पे आपका ओपन जो रहेगा, ओपन ब्रैकेट बनेगा। ओके, सो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपको करने थे। तो डोमेन में अगर आप इतना बेसिकली जो बेसिक्स अभी आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जो रहेंगे क्वेश्चंस जो आपके बेसिक्स हैं, तो वो आप आराम से कर लोगे। बाकी स्टैंडर्ड फंक्शंस के हम आगे फिर देखेंगे। ओके, सो फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन। वहाँ से मैंने इसलिए इरेज कर दिया, रब करके इधर बता रही हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा आपका एंड वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा स्पेस भी नहीं थी, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, चलो करते हैं 4 - x²। अब क्या हो जाएगा ये, 4 - x² विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे डिनोमिनेटर भी नहीं है तो आपको 0 की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि 0 होगा कि नहीं होगा, तो 0 इंक्लूड कर सकते हो।
नाउ अब देखो फैक्टराइज करने की कोशिश करो, इसको ट्रांसफ़र करके रूट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देखो अगर आप ऐसे कर दोगे कि इट इज़ ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर एंड फिर रूट लोगे, तो रूट लेना अभी आपको नहीं सिखाया गया है कि आप रूट लोगे कि नहीं लोगे, किसमें, इनइक्वालिटी में, क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें आप ले लो इनइक्वालिटी नहीं चेंज होती, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें चेंज हो जाती है इनइक्वालिटी, है ना। सो वो चीज़ें आपको पहले समझ आनी चाहिए। वो आपको कब समझ आएंगी, जब आप इनइक्वालिटीज़ आपका चैप्टर होगा इसी क्लास में, वो आप पढ़ोगे। तो तब तक के लिए आप जो मैंने मेथड बताया है फैक्टराइज करने वाला, वो एक साइड करके फैक्टराइज करके ही इसका आंसर आप निकाल लो। वो अभी मत करो, क्योंकि बाय चांस हो सकता है आपका आंसर सही आ जाए। इसमें भी आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हो कि 2 आएगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 और -2 रखने पे हो जाता है। बट कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप साफ साफ नहीं देख पाओगे, तो उसमें क्या करोगे, उसमें यही मेथड अप्लाई करना जो मैंने बताया है अभी, वेवी कर्व मेथड। ओके, इसमें ये करने की अभी ज़रूरत नहीं है। जब इनइक्वालिटी पढ़ लोगे, आ जाएगा अच्छे से, हर चीज़ समझ में आ जाएगी, तो फटाफट करते जाना अपना, है ना। अभी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी ऐसे ही करो, क्योंकि ये मेथड भी बहुत ईजी है। मल्टीपल मेथड्स होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो हर तरीका सीखना चाहिए। अभी आपको वो नहीं सिखाया गया तो अभी मत सीखिए, अभी इसी मेथड से करिए। ओके, वरना मिस्टेक हो जाएगी एंड कुछ समझ नहीं आएगा कि कोई क्वेश्चन में आंसर आ रहा है, कोई क्वेश्चन में आंसर नहीं आ रहा है। देखो अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर है -x स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें होगा a प्लस 2 प्लस x एंड 2 माइनस x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे -2 रखने पर 0 आ रहा है, तो वही हो जाएंगे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स, -2 एंड 2। ओके, ये इंक्लूड होंगे, तो जी हाँ ये इंक्लूड होंगे, बिकॉज हमने 0 इंक्लूड कर लिया है, तो 0 जिस वैल्यूज़ पे आ रहा है वो वैल्यूज़ भी इंक्लूड करेंगे, तो क्लोज सर्कल बना देंगे। ओके, नाउ क्लोज सर्कल बन गया, तो अब इसके राइट साइड देखो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, तो 3 पुट करके देखो, 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बनाएगा, सो नेगेटिव होगा ये। -2 एंड 2 के बीच में 1 ले लेते हैं, 1 यहाँ रखेंगे इट विल बी पॉजिटिव, 1 यहाँ रखेंगे इट विल बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव देगा आपको। -2 से इधर जाएंगे तो -3 बनेगा, -3 अगर रखा हमने तो -3 होगा, नेगेटिव देगा, -3 यहाँ पे हमें पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए, सो पॉजिटिव वाला पोर्शन ये होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ एंड जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, मतलब x विल बी एलिमेंट ऑफ -2 से लेकर 2 तक, है ना। बस ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं हुई सॉल्व करने में। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस होंगे जो आप सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे देखो, आपको ऑपरेशंस और फंक्शंस में ये चीज़ बताई गई है ना कि 2 फंक्शंस जब आप ऐड करोगे तो एक पहले फंक्शन का जो डोमेन होगा एंड दूसरे का जो डोमेन होगा, मान लेते हैं यहाँ पे इसका डोमेन D1, इसका डोमेन D2, ठीक। तो अगर इन दोनों को ऐड करके हमने जो फंक्शन बनाया उसका डोमेन क्या होता है, उसका डोमेन तो आपने पढ़ा हुआ है कि D1 इंटरसेक्शन D2 होता है ना। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, हमें इन दोनों को ऐड किया है हमने, एंड अब इसका डोमेन जो अब फंक्शन बन के तैयार हुआ है, ऐड करने के बाद उसका डोमेन फाइंड आउट करना है, तो दैट विल बी D1 इंटरसेक्शन D2, मतलब अभी अलग अलग आप इसका डोमेन फाइंड करो। तो डोमेन इसका पहले फाइंड करो, फिर इसका फाइंड करो। तो 4 - x विल बी व्हाट, पहले आप करोगे तो 4 - x आपका हो जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। सो 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब कि आपका x विल बी एलिमेंट ऑफ व्हाट, x विल बी एलिमेंट ऑफ, अब x क्या है, छोटा है और इक्वल है 4 के, मतलब इस साइड पूरा आ रहा है। अगर मैं ये डाल दूँ एंड यहाँ 4 रख दूँ तो ये क्लोज हो जाएगा, एंड इधर साइड के सारे मतलब कम है, x इज़ लेस देन 4, है ना, एंड इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप ये चीज़ कर सकते हो कि -∞ से लेके 4 तक आपकी वैल्यू यहाँ पे जा रही है। ये चीज़ है आपकी, 4 इंक्लूडेड है। अब देख लो, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या है, ये चीज़ है, तो x² - 1, सबसे पहली चीज़ x² - 1 विल बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए, इसलिए इक्वल टू नहीं इंक्लूड होगा। इसे भी आप फैक्टराइज कर देंगे, x+1 एंड x - 1, ठीक है, इट इज़ ग्रेटर देन 0। अब क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपका हो जाएगा -1 एंड 1।
हो जाएगा ना, -1 1। अब देखो वही पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स बार बार नहीं रिपीट करूँगी, वो पॉइंट्स जिन पे ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाता है, ठीक है, तो वो हो जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। इक्वल टू 0 नहीं लगाए मतलब इस एक्सप्रेशन को हमें 0 की इक्वल नहीं बनाना है, तो वो वैल्यूज़ ऑफ x भी इंक्लूड नहीं करनी है जिन पे ये 0 हो जाएगा, मतलब ओपन सर्कल बनाएंगे। अब देखो इसके राइट साइड चलो, तो 2 आएगा, 2 - 1 पॉजिटिव देगा, एंड 2 + 1 विल बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंड -1 और 1 के बीच में 0 आएगा, इट विल बी पॉजिटिव, 0 - 1 नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। एंड -1 के इधर चलोगे तो -2 आएगा, -2 - 1 नेगेटिव देगा, एंड -2 + 1 भी नेगेटिव देगा, पॉजिटिव दे नहीं, हाँ नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव प्लस हो जाएगा। ओके, ये चीज़ हो जाएगी। सो यहाँ से आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन वाला चाहिए, तो ये चीज़ लोगे एंड ये चीज़ लोगे, मतलब आपका x विल बी एलिमेंट ऑफ व्हाट, -∞ रहेगी, एंड कहाँ तक रहेगा, -1 तक रहेगा ये इंटरवल, ठीक। यूनियन कौन सा इंटरवल, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का, एंड 1 को हमने इंक्लूड नहीं किया, -1 को इंक्लूड नहीं किया, इसलिए ओपन ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं। ऑल राइट, अब देखो दिस विल बी योर D1, ये D1 है, एंड ये आपका क्या है, ये D2 है। अब D1 इंटरसेक्शन D2 क्या हो जाएगा, D1 इंटरसेक्शन D2 क्या होगा, तो उसके लिए भी यू विल हैव टू मेक अ नंबर लाइन, है ना, नंबर लाइन बनाओ, एंड उसमें इसकी भी वैल्यूज़ पुट करो, इसकी भी वैल्यूज़ पुट करो, एंड उसमें जो इंटरसेक्ट हो रही हैं, मतलब आपस में कॉमन हो रही हैं, वो ही वैल्यूज़ हम लेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे हमने क्या डालना है, 4 रख दो, एंड 4 इज़ इंक्लूडेड, है ना, -1 रख दो, 4 मैंने पहले रख दिया, -1 रख देते हैं पहले, पहले -1 रख दो, फिर 1 रख दो, एंड 4 रख दो, तो 4 इज़ इंक्लूडेड, है ना। अब देखो ये चीज़ अगर आपको शो करनी है कि -∞ से 4 तक, तो -∞ तो इधर है, तो 4 तक, तो मतलब ये जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक। अब ऐसे कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि नंबर लाइन भी बहुत लंबी है, ठीक। अब देखो अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब ये वाली चीज़ करेंगे, -∞ से -1 तक, इसमें क्या होगा, -1 इंक्लूड नहीं होगा, सो ये तो ओपन बना लो, इस पर भी ओपन बना लो, ये भी ऐसे ही जाएगा, ठीक। यहाँ से इसने शुरुआत की है ना, ये भी -∞ तक जाएगा, एंड 1 to ∞, देखो ये भी ऐसे जाएगा आगे। तो अब देखो इसमें कॉमन पोर्शन आपको क्या मिल रहा है, कॉमन पोर्शन तो आपको ये मिल रहा है ना, ये पोर्शन, ये वाला यहाँ तक का, एंड यहाँ पे आपको ये पोर्शन कॉमन मिल रहा है ना, तो ये पोर्शन, जो पोर्शन कॉमन होगा वही पोर्शन हम ले लेंगे, मतलब कि आपका x हो जाएगा, x विल बी D1 इंटरसेक्शन D2 इज इक्वल टू x विल बी एलिमेंट ऑफ व्हाट, आपका -∞ से ले करके -1 तक पहले लोगे, ठीक, समझ आ गई बात, एंड फिर यूनियन कर लोगे किसका, 1 से लेके 4 तक, जिसमें 4 आपका इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। देखो मैंने एकदम करेक्ट किया है, ये ओपन होगा, ये भी ओपन होगा, 4 इंक्लूडेड है, सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जितना पढ़ा, अगर उसको लेकर आपकी कोई क्वेरी होती है, डाउट होता है, या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप करते हो, उसमें आपको कोई डाउट होता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर करने का टोटली ट्राई करूँगी। एंड आज के लेक्चर के लिए इतना ही, रेस्ट इज़ फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।